बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम 5 to 7 सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय ड्राइंग अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इनपुट टू इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। कि हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोसेस बताना है, जिसमें एक ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। और ये ब्लॉक डायग्राम किस चीज की होगी? प्रोसेस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इनपुट टू इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। फॉसिल फ्यूल को एज ए इनपुट यूज करके हम उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो ये जो प्रोसेस है, इसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उसी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम दिखा दूंगा। वो प्रोसेसेस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किस चीज से, फॉसिल फ्यूल्स से, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम भी है। तो सबसे पहले स्टेप कौन सा है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो साथ साथ देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल इनपुट, यानी कि फॉसिल फ्यूल जैसा कि कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, उनको एज ए इनपुट यूज किया जाएगा। जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल को यूज किया जाता है एज ए इनपुट। अच्छा, अब तो क्या किया जाता है इसमें? फॉसिल फ्यूल को है ट्रांसपोर्ट किया जाता है पावर प्लांट में। दूसरा कंबस्टन। कंबस्टन क्या है? तो फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है फर्नेस पे या कंबसन चैम्बर में, जिसकी मदद से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तीसरा स्टेप है बॉयलर का। बॉयलर क्या काम करता है कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है स्टीम में। चौथा प्रोसेस टरबाइन है, और टरबाइन का काम क्या है? हाई प्रेशर स्टीम जो है वो टरबाइन को चलाती है, जिसकी मदद से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जनरेटर। जनरेटर क्या काम करता है? टरबाइन से जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये एज ए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है पावर लाइंस में, पावर लाइंस के थ्रू होम्स और बिजनेसेस में। तो ये वो स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। अब इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं हम। डायग्राम में क्या है कि फर्नेस है जिसको ऑयल, कोल या गैस फ्यूल यानी कि फॉसिल फ्यूल एज इनपुट दी जाती हैं। जब जलाया जाता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी बॉयलर में वाटर मौजूद होता है जो कि उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है बॉयलर। ठीक है। फिर क्या किया जाता है? अब स्टीम की मदद से आगे टरबाइन लगे होते हैं, उन टरबाइंस को चलाया जाता है। टरबाइन के चलने से काइनेटिक एनर्जी बनती है। उस काइनेटिक एनर्जी को जनरेटर को प्रोवाइड किया जाता है। वो जनरेटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आप चाहे तो ये कंप्लीट डायग्राम आपको याद हो तो एज इट इज बना लें, ये बहुत बेस्ट है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये नीचे वाले जो एरोज हैं, फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी जो एरोज हैं वो बेशक आप ना बनाएं, तब भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन पावर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इट्स एसआई यूनिट विद हॉर्स पावर। पावर क्या है? पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ओवर टाइम। के कितने टाइम में कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है या एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है एक स्पेसिफिक टाइम में। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं P इक्वल टू W/T, पावर इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब ऐसा यूनिट क्या है पावर का? ऐसा यूनिट पावर का है वाट। वाट की डेफिनेशन क्या है? वाट इज द पावर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। इसके फार्मूले में 1 पुट कर देना है, यानी कि पावर उस वक्त 1 वाट होगी जब 1 जॉल का वर्क किया जाए कितने? 1 सेकेंड में।
इस वजह से वाट इक्वल होगा जॉल पर सेकंड के। पावर का यूनिट वाट, वर्क का यूनिट जॉल, टाइम का यूनिट सेकंड, तो वर्क इक्वल टू जॉल पर सेकंड। हॉर्स पावर एंड इट्स रिलेशन टू एसआई यूनिट। हॉर्स पावर जो है वो यूनिट है पावर का कॉमनली यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज। हॉर्स पावर HP से लिखते हैं, ये एक यूनिट है पावर का जिसको हम यूज करते हैं कहां पे, ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में। 1 horse power is defined as the power required to lift 550 pounds 1 foot in 1 second, which is approximately equal to 746 watts। कि 1 horse power क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो पावर जो कि 550 पाउंड्स को लिफ्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी 1 फुट इन 1 सेकंड में, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 746 वाट के। यानी कि 1 HP इक्वल होगा 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर किसकी इक्वल होगा, 746 वाट के। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये आपको फार्मूला में न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के। इसका मतलब क्या है कि हॉर्स पावर एक लार्जर यूनिट है वाट का, एंड इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द पावर आउटपुट ऑफ इंजन्स एंड मशीन्स। इसको हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट, इंजन की आउटपुट, इंजन जो या मशीन की जो पावर आउटपुट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज एफिशिएंसी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर कार्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू बी डिजाइन्ड विद हाई एफिशिएंसी, व्हाई एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स कैन नेवर बी यूनिटी और 100%। एफिशिएंसी क्या है, कार्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिजाइन करते वक्त एफिशिएंसी का ख्याल रखना क्यों जरूरी है, हाई एफिशिएंसी की क्यों बनानी चाहिए, और एफिशिएंसी जो है मशीन्स की वो यूनिटी या 100% क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकती। तो सबसे पहले एफिशिएंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। एफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली अ सिस्टम कन्वर्ट्स इनपुट एनर्जी इनटू यूजफुल आउटपुट एनर्जी। एफिशिएंसी जो है वो क्या है, measure of how effectively a system converts input energy into useful output energy। क्या एफिशिएंसी क्या काम करती है, मेजर करती है कि कोई भी सिस्टम कितना इफेक्टिवली इनपुट एनर्जी को यूजफुल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसको नॉर्मली परसेंटेज या डेसिमल की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि फार्मूला एफिशिएंसी का, इसको एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि इंपॉर्टेंस क्या है हाई एफिशिएंसी की कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो कार्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते वक्त हाई एफिशिएंसी ज्यादा जरूरी होती है। उसकी रीजंस क्या हैं, पहली रीजन है एनर्जी कंजर्वेशन। हाई एफिशिएंसी सिस्टम जो है वो use less energy to perform the same task, conserving limited energy resources like fossil fuels or electricity। कि हाई एफिशिएंसी सिस्टम क्या करते हैं, लेस एनर्जी यूज करते हैं सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए, जिसकी मदद से फ्यूल कम यूज होता है। उसके बाद दूसरा क्या रीजन है, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। एफिशिएंट कार्स जो हैं वो लेस फ्यूल कंज्यूम करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट उनकी कम होगी, यानी कि जितना फ्यूल कम खर्च होगा, हमें फ्यूल पे ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, कम पैसों में ज्यादा हमारा काम हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी कम होगी तो फ्यूल ज्यादा लगेगा। जैसे कि आप बाइक की एवरेज चेक कर लें, तो बाइक की एवरेज अगर ठीक है, अच्छी है, तो फ्यूल कम खर्च होता है, लेकिन अगर बाइक की एवरेज कम है तो फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। इसके बाद 3 है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। हाई एफिशिएंसी सिस्टम्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं एनर्जी वेस्टेज को, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं इन कार्स एंड लेस डिमांड ऑन पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाई एफिशिएंसी होगी तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। 4th है इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी रिड्यूस करती है अननेसेसरी एनर्जी लॉस को, जिसकी वजह से यह भी इंश्योर करती है कि बेटर परफॉर्मेंस होगी मशीन की और रिलायबल करेगी मशीन या डिवाइस। Fifth reason, longevity of systems by minimizing heat
generation and energy losses, high efficiency reduces wear and tear on components, increasing the lifespan of cars and electronic devices. अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास हाई एफिशिएंसी होगी तो हाई एफिशिएंसी का मतलब यह है कि हीट जनरेशन जो है वो कम हो जाएगी, कम हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी का लॉस कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेयर एंड टेयर यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें क्रैक्स आ जाते हैं वो कम होगा, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो उस मशीन की या डिवाइस की बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया था एफिशिएंसी कैन नेवर बी यूनिटी 100%। इसकी रीजन क्या है? तो एफिशिएंसी किसी भी मशीन की 100% नहीं हो सकती। इसकी रीजन ये है कि एनर्जी लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, हीट लॉस, एयर रेजिस्टेंस या एनर्जी कन्वर्जन की सूरत में। तो इन की वजह से एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि आप जितनी भी इनपुट देंगे वो सारी की सारी एज ए आउटपुट नहीं आ सकती, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। जैसे बाइक की ही बात करें तो फ्यूल उसमें या गाड़ी में फ्यूल हम ऐड करते हैं तो फ्यूल की वजह से क्या होता है कि फ्यूल एज ए इनपुट दिया जा रहा है। अब वो सारे का सारा फ्यूल सिर्फ गाड़ी को चलाने में यूज नहीं होता, बल्कि इंजन हीट अप हो जाता है, यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। गाड़ी चलती है तो शोर भी होता है, उसका इंजन आवाज करता है, इसका मतलब ये है कि वो साउंड एनर्जी में भी वेस्ट हुआ कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद धुआं भी पैदा होता है, तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बर्निंग भी हो रही है, तो काफी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से धुआं प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या है, एफिशिएंसी जो है 100% नहीं हो सकती, क्योंकि जो हम इनपुट देंगे जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में मर्जी दें उसका कुछ ना कुछ ऐसा लॉस कर जाएगा। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग एनर्जी फ्लो डायग्राम्स थ्रू स्टेडी स्टेट सिस्टम्स सच एज फिलामेंट लैंप, पावर स्टेशन, व्हीकल ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए लेवल रोड। 3 डायग्राम एनर्जी रे डायग्राम पूछी गई हैं, इसमें एनर्जी फ्लो कैसे करेगी वो बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक लैंप की, देख लेते हैं सिचुएशन। फिलामेंट लैंप या इलेक्ट्रिक लैंप कैसे एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो जो फिलामेंट लैंप है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी एज ए इनपुट दी जाती है। जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करता है तो उसके नतीजे में हमें लाइट देता है एज ए इनपुट, और साथ साथ हीट एनर्जी भी हमारे पास आती है। अब बल्ब के नजदीक हाथ करें तो आपको हीट महसूस होगी। इसका मतलब ये है कि जो बल्ब है वो लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एज ए इनपुट यूज करके वही बल्ब आउटपुट के तौर पर लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दे रहा है। नेक्स्ट जो डायग्राम है पावर स्टेशन के लिए है। अब पावर स्टेशन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वाटर में। वाटर जो है वो हाइट पे स्टोर किया जाता है। यहाँ पे डैम की बात कर रहे हैं हम। डैम में पोटेंशियल एनर्जी वाटर में मौजूद होती है, क्योंकि वाटर जो है वो हाइट पे स्टोर होता है। हाइट पे स्टोर होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी उसमें मौजूद होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब वो वाटर फ्लो करता है, ठीक है। और साथ ही पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन मौजूद होती है, और यहाँ पे साउंड एनर्जी भी होती है। वाटर फ्लो करेगा तो उससे साउंड भी प्रोड्यूस होगा। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी फ्लो की साउंड प्रोड्यूस होता है और ड्यू टू फ्रिक्शन। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या काम करेगी, वर्क डन करेगी। वर्क डन किस पे करेगी, टरबाइंस को रन करने के लिए वर्क डन करती है। अब जब टरबाइंस रन होंगे तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर से एज ए इन आउटपुट। तो जब वर्क करेगा टरबाइन तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन की वजह से, और साउंड भी प्रोड्यूस होगा नॉइस साउंड एनर्जी की सूरत में। तो ये हमारे पास सारा प्रोसेस है पावर स्टेशन का। इसके बाद तीसरी जो डायग्राम पूछी गई थी वो है व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन ए लेवल रोड। तो व्हीकल जो है वो केमिकल एनर्जी लेती है। फ्यूल उसमें डालेंगे ना, तो फ्यूल क्या है, केमिकल एनर्जी का एक सोर्स है, उसको एज ए इनपुट लेती है। अब वो जो इनपुट है हीट एनर्जी भी उसमें मौजूद होती है और साउंड एनर्जी भी है। वो इनपुट जब दी जाती है कार को, तो कार क्या करेगा, वर्क डन करेगा इन रनिंग दी टरबाइन, या इंजन समझ लें। रनिंग दी इंजन, ठीक है। अब उसके नतीजे में क्या होगा, वो वर्क डन करेगा किस पे, ऑब्जेक्ट को मूव करने में, कार को मूव करने में,
और वो होगी आउटपुट हमारे पास। तो जहां तक हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस थे, मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या किसी चैप्टर का कोई टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।